श्रीलंका टीम में एक खिलाड़ी हुआ करते थे तिलक रत्ने दिलशान, जो कप्तान भी बने आगे चलकर और जिसे आज की पीढ़ी बहुत अच्छे तरीके से जानती है, समझती है, क्योंकि उनका जो दिल स्कूप शॉट था, जो विकेट कीपर के पीछे पीछे विकेट कीपर के से ऊपर जाया करता था, वो बहुत ही बखूबी लगाया करते थे, जिसे पल्लू शॉट भी कहते हैं। इतना ही नहीं, वो दो मौक़ों पर वनडे की वर्ल्ड कप और दो मौक़ों पर T20 का वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम के भी सदस्य रहे हैं श्रीलंका टीम के। और इतना ही नहीं, जब रनों को चेज करने का मामला होता था तो उसमें वो एक अलग ही उनकी हैसियत दिखाई देती थी, एक अलग ही उन्होंने अपना वजूद बनाए रखा। इसी तिलक रत्ने दिलशान को 2009 के T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला था। और उन्होंने अब एक वनडे की एक टीम बनाई है, ऑल टाइम ग्रेट टीम। हालांकि ऑल टाइम कहना बहुत इसलिए मुनासिब नहीं होगा क्योंकि उन्होंने उन्हीं खिलाड़ियों को इस टीम में शामिल किया है। ज़्यादातर वही खिलाड़ी हैं जिनके साथ वो खेला करते थे और वो उनकी एक उन्होंने टीम बनाई है। और आश्चर्य की बात यह है कि उसमें केवल भारत से एक ही खिलाड़ी को उन्होंने शामिल किया है। वो कोई रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, वो हैं सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों में एकमात्र खिलाड़ी के तौर पर टीम में जगह दी है। और सचिन तेंदुलकर का तो वैसे बहुत कंपटीशन चला करता था तिलक रत्ने दिलशान के साथ। जब भी वनडे क्रिकेट की बारी आती थी और दोनों के बीच में रनों की एक तरह से होड़ दिखाई देती थी। उन्होंने जो उनके साथ में सचिन तेंदुलकर को जो रखा है, उनके साथ रखा है सनत जयसूर्या को। वही सनत जयसूर्या जो 1996 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे और मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, और खूब उन्होंने रन बनाए। और शुरुआती दौर में कैसे रनों का विस्फोट किया जाता है, ये उस वक्त जयसूर्या से बेहतर शायद ही कोई समझ सकता हो। सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 18,000 प्लस रन बनाए वनडे क्रिकेट में, और वनडे क्रिकेट में ही वो डबल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी रहे। और उसके बाद उन्होंने जगह दी है ब्रायन लारा को। ब्रायन लारा जो कि बाएं हाथ के वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज थे, सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी अक्सर तुलना की जाती थी। बैकलिफ्ट उनका बहुत मजबूत था और उन्होंने भी खूब रन बटोरे। उनको उन्होंने नंबर 3 पर जगह दी है, यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन नंबर 4 पर उन्होंने महिला जयवर्धने को टीम में शामिल किया है। अगर मैं होता तो मैं टेस्ट में ज़रूर उनको शामिल करता, वनडे क्रिकेट में मैं उनको शायद शामिल नहीं करता। उनकी जगह पर मैं समझता हूँ कि माइकल बेवन होते तो शायद बेहतर होता, जो बहुत बड़े मैच विनर थे वनडे क्रिकेट के, बहुत सहजता के साथ रन बनाते थे, लगता ही नहीं था कि रन बन रहे हैं, और टीम जो है जीत जाती थी उनकी अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत। तो मैं महिला जयवर्धने की जगह पर रखना चाहूँगा माइकल बेवन को। उसके बाद उन्होंने रखा है रिकी पॉन्टिंग को। हालांकि रिकी पॉन्टिंग का ऑर्डर उन्होंने नीचे कर दिया है नंबर 5 पर, हालांकि वो थोड़ा ऊपर आना चाहिए उनको बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन वो प्लेयर के तौर पर बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन बल्लेबाज, और उनको लेकर भी किसी तरह का कोई संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिस टीम में सचिन हो, लारा हो, रिकी पॉन्टिंग हो, जयसूर्या हो, उससे आप इस टीम की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, महिला जयवर्धने की जगह पर माइकल बेवन हो तो शायद इस टीम को हराना ही बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने जगह दी है जैक कैलिस को। कैलिस महान खिलाड़ी हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने जिस तरह से 55 से 55 प्लस का उनका औसत है, शुरुआत भी उन्होंने गेंदबाजी से की है। और लेकिन वनडे क्रिकेट पे मुझे लगता है कि शायद वो जल्दबाजी कर गए हैं, टेस्ट और वनडे का अंतर वो नहीं समझ पाए, और इसलिए उन्होंने शायद जैक कैलिस को टीम में जगह दी गई है। और मैं, अगर मेरी व्यक्तिगत राय है कि इमरान खान हो, कपिल देव हो या यान बॉथम हो, तीनों उनसे बेहतर खिलाड़ी थे। अब आप कहेंगे कि भाई ये तीनों तो उनके समय में खेलते नहीं थे। अगर उनके समय के खिलाड़ियों की बात करें तो एंड्रयू फ्लिंटॉफ, अगर ऑलराउंडर ही उन्होंने टीम में शामिल करना है तो एंड्रयू फ्लिंटॉफ एक बेहतर विकल्प हो सकते थे, जिनका औसत बल्लेबाजी का और गेंदबाजी का दोनों का जैक कैलिस के वनडे रिकॉर्ड से बेहतर है। और उसके बाद उन्होंने जगह दी है AB डिविलियर्स को। यहाँ भी थोड़ा सा चौंकाने वाला पहलू लगता है क्योंकि एडम गिलक्रिस्ट नहीं है इस टीम में, जो कि बहुत लंबी रेस के घोड़े थे, जो कि T20 वाले अंदाज में नहीं खेलते थे, लेकिन अपना अंदाज था उनका। लेकिन AB डिविलियर्स की पहचान बनी है ख़ास तौर पर T20 क्रिकेट में। लेकिन विकेट कीपिंग की अगर हम क्षमता की बात करें तो एडम गिलक्रिस्ट उनसे ऊपर ही आके जाते हैं। उसके बाद उन्होंने वसीम अकरम को दिया, निर्विवाद रूप से, कोई विवाद की बात ही नहीं है, क्योंकि वो अपने समय के बेहतरीन गेंदबाज थे। और वसीम अकरम के साथ उन्होंने कॉर्टनी वाल्श को लिया है। और मैं समझता हूँ कि कॉर्टनी वाल्श जो है विकेट टेकिंग बॉलर थे, ठीक है, लेकिन बहुत कूल माइंडेड भी थे। और उनके साथ शायद वेस्ट इंडीज़ टीम में जब
3 या 4 विकेट गिर जाते थे कई बार, तो तब उनको गेंदबाजी के लिए लाया जाता था। बाद में एम्ब्रोस के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी, लेकिन जहां मैं कहूँगा मैकग्रा को उनकी जगह पे रखा जाता तो बेहतर विकल्प होता। और उसके बाद उन्होंने रखा है मुतैया मुरलीधरन को, शेन वॉर्न को, और 12वें खिलाड़ी के तौर पर ग्लेन मैकग्रा को जगह दी है। तो मुतैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न पर उंगली उठ ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों अपने ज़माने के बेहतरीन स्पिनर रहे हैं। एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर और एक कलाइयों का फनकार, यानी शेन वॉर्न लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर के तौर पर मुतैया मुरलीधरन। तो ये है टीम, और इस टीम से आप कितना वाकिफ़ हैं, कितने संतुष्ट हैं, और मेरे दिए हुए सुझावों से आप कितने सहमत हैं, इस बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।